बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम रेजोनेंस इफेक्ट में अपना जो हमारा हाफ टॉपिक रह गया था, आज हम उसको कवर करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाई द एसिडिटी ऑफ मेटा पोजीशन ऑफ नाइट्रोफिनोल इज लेस देन ऑर्थो एंड पैरा। जब हमने नाइट्रोफिनोल में देखा कि नाइट्रोफिनोल में हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेट करता है, जो हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ जाती हैं, इसलिए अगर हम नाइट्रो ग्रुप लगाएं फिनोल पे तो उसकी एसिडिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि मेटा पोजीशन पे जो हमारे पास अगर हम मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाएं तो उसकी एसिडिटी जो है वो कम है एज कंपेयर टू आर्थो एंड पैरा से। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अगर हम मेटा ग्रुप पे मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाएं तो उसकी एसिडिटी कम है एज कंपेयर टू आर्थो एंड पैरा से। व्हाई द एसिडिटी ऑफ मेटा पोजीशन ऑफ नाइट्रोफिनोल इज लेस देन आर्थो एंड पैरा। तो इसका आंसर देखिए, एक दफा दोबारा हम रिवाइज करते हैं कि हमारे पास जो बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग में हमारे पास ये वाली कौन सी होती है आर्थो पोजीशन, ये वाली भी आर्थो पोजीशन, और ये वाली कौन सी होती है पैरा पोजीशन, और ये कौन सी होती है मेरे पास मेटा पोजीशन। कि ये हमारे पास जो है वो पैरा पैरा पोजीशन होती हैं, ये हमारे पास आर्थो होती है, और ये हमारे पास क्या होती है मेटा पोजीशन होती है। तो हमने देखा था कि जब हमारे पास जब रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट करता है, जब डीलोकलाइजेशन होती है नेगेटिव चार्ज की, तो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करता है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे करता है, वो मेटा पोजीशन पे नहीं करता। क्योंकि जब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फिनोल की जब हमने आयनाइजेशन करवाई, फिनोलेट आयन बनाया, तो उसमें हमने देखा कि हमारा जो नेगेटिव चार्ज था वो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे रेजोनेट किया था, मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आया था। तो इसी तरह ही बिल्कुल जब हम मेटा नाइट्रोफिनोल लगाते हैं, जब हम मेटा पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप लगाएं तो एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है वो एक्स्ट्रा नहीं बनेगी, वो इसलिए कि जो नेगेटिव चार्ज है वो मेटा पोजीशन पे रेजोनेट नहीं करता, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे करता है। तो इसीलिए हमारे पास जो आर्थो और जो पैरा नाइट्रोफिनोल है वो 100 टाइम्स मोर एसिडिक है देन फिनोल से। वो किस वजह से? क्योंकि इसमें कंबाइंड इफेक्ट होता है, इंडक्टिव भी और रेजोनेंस भी। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है कि हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मैं वो और वैसे भी अपने इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा विड्रॉ करेगा, और दूसरा उसका जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसके थ्रू भी जब नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेट करेगा, तो हमारे पास अगर आर्थो एंड पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप होगा तो उसमें भी नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज करेगा। उसके बाद अगर हम देखें मेटा नाइट्रोफिनोल में, तो वो सिर्फ 100 टाइम मोर एसिडिक है देन फिनोल से। अब ये 100 टाइम मोर एसिडिक फिनोल से क्यों है? क्योंकि फिनोल में तो हमारे पास खाली OH ग्रुप था, लेकिन जब मेटा नाइट्रोफिनोल की बात करते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो इसका विड्रॉइंग इफेक्ट है ना, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू जो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, जो उसके पास नाइट्रो ग्रुप है, उसकी वजह से ये कुछ ना कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है। इस वजह से जो हमारे पास मेटा नाइट्रोफिनोल है वो 100 टाइम मोर एसिडिक है देन फिनोल से, सिंपल फिनोल से। लेकिन हमारे पास अगर आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप हो, आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल जो है वो 1000 टाइम मोर एसिडिक है देन फिनोल से। तो इसकी रीजन यही है हमारे पास कि आर्थो एंड पैरा पे हमारे पास दोनों इफेक्ट ऑपरेट करते हैं, इंडक्टिव भी और रेजोनेंस भी, लेकिन मेटा नाइट्रोफिनोल में सिर्फ उसका इलेक्ट्रॉन जो इसका इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, सिर्फ वो ऑपरेट करता है, रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता। उसके बाद ही हमारे पास चार्ट है एसिडिटी ऑफ फिनोल का। अगर हम फिनोल की पीके वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी है 10, तो देखिए इसकी पीके वैल्यू ज्यादा आई है ना, क्योंकि इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो विड्रॉइंग ग्रुप अभी नहीं है, सिर्फ इसमें जब नेगेटिव चार्ज बनेगा तो वो रेजोनेट करेगा। लेकिन अगर हम आर्थो पे अगर हम नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो इसकी पीके वैल्यू कम हो गई है, मतलब इसकी के वैल्यू बढ़ गई, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट था वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। उसके बाद अगर हम पैरा नाइट्रोफिनोल की बात करें तो उसकी भी पीके वैल्यू 7.15 है। उसके बाद अगर मेटा नाइट्रोफिनोल की बात करें तो इसकी पीके वैल्यू कितनी है 8.35। अब देखिए इसकी मेटा पोजीशन पे पीके वैल्यू जो है वो इनकी, अगर हम आर्थो और पैरा की निस्बत बात करें तो हमारे पास जो मेटा नाइट्रोफिनोल है उस पर पीके वैल्यू क्या आई है, थोड़ी कम आई, ज्यादा आई है। वो इस वजह से ज्यादा आई है क्योंकि इसकी मेटा नाइट्रोफिनोल में हमने पढ़ा है कि मेटा नाइट्रोफिनोल में जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता, सिर्फ उसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग
जो इसका इफेक्ट है सिर्फ वो ऑपरेट करता है, रेजोनेंस जो इसमें इफेक्ट है वो ऑपरेट नहीं करता। इस वजह से इसकी पीके वैल्यू जो है वो ज्यादा आई है, तो इसकी पीए वैल्यू थोड़ी कम होगी। उसके बाद अगर हम 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल की बात करें कि अगर हम जो है वो 2 पोजीशन में भी और 4 पोजीशन में भी 2 नाइट्रो ग्रुप लगा लें तो इसका मतलब कि हमारे पास जो एसिडिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी पीके वैल्यू कितनी आई है 4.07, तो उसकी के वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास इसमें 2 नाइट्रो ग्रुप आ गए हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे, तो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो उसकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है वो और ज्यादा बनेगी। इस वजह से हमारे पास जो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू आर्थो, मेटा एंड पैरा से। तो ये हमारे पास चार्ट था, हमने इसमें एसिडिटी ऑफ फिनोल का देखा। ये हमारे पास सिंपल फिनोल की पीके वैल्यू कितनी है, आर्थो की कितनी है, मेटा की, पैरा की और 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल की। तो इस ये हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हमें पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आ सकते हैं 2 मार्क्स के। हमारे पास जो एसिडिटी ऑफ मेटा पोजीशन पे जो नाइट्रोफिनोल है उसकी एसिडिटी जो है वो क्यों हमारे पास कम है देन आर्थो एंड पैरा से। उसके बाद ये हमारे पास जो फिनोल का चार्ट है इसमें से हमारे पास हमें कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि why 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, या फिर 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन सिंपल फिनोल। तो इस तरह हमारे पास ये शफल करके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एसिडिटी का और हमारे पास आगे हमने देखा था कि हमारे पास जो रेजोनेंस इफेक्ट है और एसिडिटी है उसका आपस में क्या रिलेशन है। तो अब हम देखते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट का और बेसिसिटी का आपस में क्या रिलेशन है। तो हम देखते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, तो उसका बेसिसिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है। और जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो देखिए अगर हम एनालिन की एग्जांपल लें तो हमारे पास वीकर बेस है देन एलिफेटिक अमीन से। हमने पढ़ा था कि हमारे पास एनालिन है उसकी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या थी, अगर हमारे पास जो है वो बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में हमारे साथ पास क्या अटैच है NH2 ग्रुप, तो ये हमारे पास क्या थी एनालिन। तो इसमें हमारे पास एनालिन हमारे पास क्यों वेकर बेस है, क्योंकि एनालिन पे जो हमारे पास अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास क्या करते हैं, ये जो अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस रिंग में क्या कर जाते थे, डीलोकलाइज कर जाते थे। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये हमारे पास जब नेगेटिव चार्ज जब डीलोकलाइज करता था रिंग में तो अवेलेबल नहीं था होता फॉर प्रोटोनेशन, कि हमारे पास जो है वो फिर प्रोटोनेशन नहीं होती थी, जो हमारे पास प्रोटॉन है वो एक्सेप्ट नहीं होता था क्योंकि हमारा नेगेटिव चार्ज जो है वो अवेलेबल नहीं होता था फॉर प्रोटोनेशन, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज रिंग में डीलोकलाइज कर जाता था। इसलिए हमारे पास जो एनिलीन है वो वीकर बेस है देन एलिफेटिक अमीन से, क्योंकि एलिफेटिक अमीन में जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें NH3 की, अगर हम NH3 की बात करें इसमें मेरे पास जो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है ये मेरे पास जो है ये कहीं भी जो है वो डीलोकलाइज नहीं कर सकते, तो ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये अवेलेबल है फॉर प्रोटोनेशन, इसलिए ये मेरे पास क्या है, इसमें ऐसा कोई केस नहीं कि मेरे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग में डीलोकलाइज कर जाएगा जो मेरे लोन पेयर है और वो अवेलेबल नहीं होंगे फॉर प्रोटोनेशन। इसलिए जो एनिलीन है वो वीकर बेस है देन एलिफेटिक अमीन से, इसमें जो है वो डीलोकलाइजेशन नहीं हो रही। लेकिन अगर एनिलीन की बात करें तो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग में डीलोकलाइज कर जाता है और प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहता, इसीलिए एनिलीन जो है वो वीकर बेस है देन एलिफेटिक अमीन से। उसके बाद अगर हम इसकी रीजन देखें तो रीजन हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर ऊपर नाइट्रोजन पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है अगर वो ही नहीं होगा तो प्रोटोनेशन जो है वो किस तरह होगी, वो नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन पे अटैक नहीं कर सकेगा। तो which is responsible for basic strength is delocalized over aromatic ring, कि वो हमारा जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रिंग में डीलोकलाइज कर जाता है एंड इट इज नॉट अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, और फिर वो प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहता। इसीलिए हमारे पास जो अगर हमारे पास कोई भी ऐसा ग्रुप आ गया है कि हमारे पास जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो रिंग में डीलोकलाइज कर गया तो उससे हमारी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर हम एसिडिटी की बात करें तो वो इसका इनवर्स है। एसिडिटी में हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर नेगेटिव चार्ज जो है वो उसका अगर प्रोटॉन लॉस हो जाए तो हमारा जो नेगेटिव चार्ज बनता है, जैसे फिनोल में जब H ग्रुप लॉस करें तो O नेगेटिव फिनोलेट आयन बने,
तो O नेगेटिव जो रिंग में डीलोकलाइज करेगा तो हमारा जो फिनोलेट आए ना, जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, वो इजीली अपने प्रोटॉन को लॉस कर लेगा कि उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो उसमें हमारे पास जब नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करेगा तो बेसिसिटी डिक्रीज होगी। तो ये इसका जो है वो इनवर्स है एसिडिटी से, कि एसिडिटी जो हमारे पास जो है उसको अगर नेगेटिव चार्ज है रिंग में डीलोकलाइज करें तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो अगर उसमें हमारा नेगेटिव चार्ज रिंग में डीलोकलाइज कर जाए तो उससे हमारी बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो अवेलेबल नहीं रहता फॉर प्रोटोनेशन। उसके बाद हम देखते हैं स्टेरिक इनहिबिशन क्या होती है। तो स्टेरिक इनहिबिशन हमारे पास स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस क्या है कि हमारा जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे लोन पेयर है, आर नो मोर डीलोकलाइज्ड ओवर द रिंग, कि हमारा जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में डीलोकलाइज नहीं करते। इसके हम एग्जांपल ऐसे देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है, एन डाइमिथाइल एनिलीन। हमारे पास जो एन डाइमिथाइल दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, जो एन डाइमिथाइल एनिलीन है वो हमारे पास क्या है, वीकर बेस है देन एलिफेटिक अमीन से, वो हमें पता है क्यों, क्योंकि इसमें जो लोन पेयर जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारा रिंग में डीलोकलाइज कर जाता है, लेकिन एलिफेटिक अमीन में डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज नहीं होती। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें 2,6-N टेट्रामिथाइल एनिलीन से, अब यहाँ मेरे पास 4 मिथाइल ग्रुप आ गए हैं, तो ये मोर बेसिक है देन एन डाइमिथाइल एनिलीन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोगों ने ध्यान से समझना है। ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट के टॉपिक में, रेजोनेंस इफेक्ट के टॉपिक में, तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह के छोटे छोटे देखे थे। तो अब रेजोनेंस इफेक्ट में भी हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर में आ सकते हैं। तो अगर हम 2,6-N टेट्रामिथाइल एनिलीन की बात करें तो ये मोर बेसिक है देन एन डाइमिथाइल एनिलीन से। तो ये हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये पेपर में बहुत दफा, केमिस्ट्री के पेपर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में बहुत दफा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके रीजन को ध्यान से समझें कि हमारे पास हमें पता है कि जब भी डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज होती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो हमें पता है कि हमारे वो एटम जिसमें डीलोकलाइजेशन हो रही है वो एक प्लेन में होने चाहिए। अगर वो एक सेम प्लेन में नहीं है, उनका प्लेन सेम नहीं है, तो डीलोकलाइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। डीलोकलाइजेशन तभी पॉसिबल होती है जब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे एटम है, वो सेम प्लेन में हो। अगर तो उनका प्लेन सेम नहीं है तो डीलोकलाइजेशन जो है वो नहीं होती। तो अगर हम 2,6-N टेट्रामिथाइल एनिलीन की बात करें तो इसमें जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथाइल ग्रुप्स है एट ऑर्थो पोजीशन पे, जो मेरे पास ये ऑर्थो पोजीशन पे दो मेरे पास जो मिथाइल ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं, पुश कर देते हैं डाइमिथाइल अमाइनो ग्रुप को आउट ऑफ द प्लेन। ये मेरे पास डाइमिथाइल अमाइनो ग्रुप है, ये इसको क्या करते हैं, पुश कर देते हैं आउट ऑफ द प्लेन, क्योंकि ओवरक्राउडिंग की वजह से ये जब मिथाइल ग्रुप्स की आपस में जो है वो रिपल्शन ना हो, तो ये जो मेरे पास ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगे हैं ये इस एन डाइमिथाइल अमाइनो ग्रुप को क्या करते हैं, पुश कर देते हैं आउट ऑफ द प्लेन टू ईज ऑफ ओवरक्राउडिंग को बचाने की वजह से ये क्या करते हैं, इस वाले ग्रुप, ये इस सारे ग्रुप को, ये वाले ग्रुप को क्या करते हैं, ये मेरा जो एन डाइमिथाइल अमाइनो ग्रुप है इसको क्या करते हैं, ये CH3 ग्रुप क्या करते हैं, इसको आउट ऑफ द प्लेन जो है उसको पुश कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, दस इनहिबिट्स कोप्लेनरिटी। अब मेरे पास जो है वो प्लेनरिटी नहीं रही, तो मेरे पास ये जो मेरे दो जो सब्स्टिट्यूशन जो मेरे पास ऑर्थो ग्रुप पे दो ऑर्थो पोजीशन पे मेरे पास जो दो मिथाइल ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं, ये इस ग्रुप को क्या कर देते हैं, ओवरक्राउडिंग को बचाने की वजह से इसको आउट ऑफ द प्लेन पुश कर देते हैं। अब जब ये वाला ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन पुश हो गया तो जो इसके ऊपर जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस रिंग में अब रेजोनेट नहीं कर सकेंगे, रेजोनेंस नहीं होगी, जिसकी वजह से कि मेरे पास जो लोन पेयर है, जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या है, ये अवेलेबल रहेंगे फॉर प्रोटोनेशन। इस वजह से ये मेरे पास जो 2,6-N टेट्रामिथाइल एनिलीन है वो मोस्ट बेसिक है देन एन डाइमिथाइल एनिलीन से, क्योंकि इसमें जो लोन पेयर है ये देखिए रिंग में रेजोनेट कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर बात करें तो इस केस में जो मेरे इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग में रेजोनेट नहीं कर रहे हैं। किस वजह से, क्योंकि ये आउट ऑफ द प्लेन चले गए हैं। अब ये इस रिंग में रेजोनेट नहीं करेगा, इसलिए जो लोन पेयर है वो अवेलेबल होगा फॉर प्रोटोनेशन, इसलिए इसकी बेसिसिटी ज्यादा है कि मोर बेसिक है देन एन डाइमिथाइल एनिलीन से। इसके रीजन को एक दफा दोबारा पढ़ते हैं।
Substitution of methyl groups at ortho position push the dimethyl amino group out of the plane to ease of overcrowding, thus inhibits coplanarity and prevents resonance. वही जो हमने आगे डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो ऑर्थो पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या करेंगे, डायमिथाइल जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप है उसको पुश कर देंगे आउट ऑफ द प्लेन। इस वजह से हमारे पास जो है वो रेजोनेंस नहीं हो सकेगी, क्योंकि हमारे पास जो एटम्स है वो सेम प्लेन में नहीं रहे। रेजोनेंस की हमारे पास कंडीशन है कि वो जो एटम है जिसमें रेजोनेंस हो रही है, जिसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, वो एटम जो है वो एक प्लेन में होने चाहिए। लेकिन मेरे पास ये जो ग्रुप है वो आउट ऑफ द प्लेन चला गया है, इसलिए अब इसमें रेजोनेंस, इसके जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर जो है ये इस रिंग में अब रेजोनेट नहीं कर सकेंगे, इसलिए ये मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये अवेलेबल रहेंगे फॉर प्रोटोनेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास हम इसमें हम जो हमने जो भी पढ़ा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, एसिडिटी देखी, बेसिसिटी देखी, उसका रेजोनेंस इफेक्ट से क्या रिलेशन है। तो अब हम दो पॉइंट्स लिखते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हो तो वो हमारे पास इंक्रीज करते हैं बेसिसिटी को, और अगर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो तो वो हमारे पास इंक्रीज करते हैं एसिडिटी को। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं ये बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं ये एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। तो हम ये डिटेल से पढ़ चुके हैं कि किस तरह जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं ये बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं और किस तरह इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। तो हम दोबारा से समरी में देख लेते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे तो वो बेसिसिटी को किस तरह इंक्रीज करेंगे कि हमारे पास जब नेगेटिव चार्ज बनेगा, जब हमारे पास जो है वो प्रोटोनेशन हो, जब हमारे पास ये आयनाइजेशन होगी और नेगेटिव चार्ज बनेगा तो जो डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेंगे, तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इजीली अवेलेबल होगा फॉर प्रोटोनेशन, तो बेसिसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद अगर जैसे हमने देखा था कि एलिफेटिक अमीन्स में जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है नेगेटिव चार्ज वो इजीली अवेलेबल होता है फॉर प्रोटोनेशन। लेकिन अगर हम एनिलीन की बात करें तो उसमें हमारा जो नेगेटिव चार्ज है, जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो रिंग में क्या कर जाते थे, डीलोकलाइज कर जाते थे, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते थे, इसलिए वो अवेलेबल नहीं होते थे फॉर प्रोटोनेशन। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है ये किस तरह इंक्रीज करते हैं एसिडिटी को, तो जब हमारे पास जो है वो आयनाइजेशन होती है, जैसे अगर हम फिनोल की एग्जांपल लें तो जब आयनाइजेशन के बाद हमारे पास फिनोलेट आयन बनता है, उसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है अगर वो रिंग में डीलोकलाइज कर जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। तो इजीली वो क्या करेगा, अपने प्रोटॉन को लॉस करेगा और जो पीछे उसका जो इसका फिनोलेट आयन बनेगा वो क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इसलिए वो प्रेफर करेगा कि अपने प्रोटॉन को लॉस कर सके। और हमने पहले पढ़ा कि अगर हम नाइट्रो ग्रुप लगा दे फिनोल पे, तो अगर हम नाइट्रोफिनोल की बात करें तो उसमें हमारे पास जो एसिडिटी है वो और इंक्रीज हो जाती है। हमने उसकी pKa वैल्यू से देखा कि किस तरह हमारे पास जो एसिडिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज करती है, कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रो ग्रुप में भी क्या करेगा, डीलोकलाइज कर जाता है, तो हमारी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर उतनी इंक्रीज हो जाती है, तो हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। इस वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेंगे, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। इसलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, तो हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो इजीली अपने प्रोटॉन को लॉस करेगा और बिहेव करेगा एज एन एसिड। और किस तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं वो बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो आज हमारा रेजोनेंस इफेक्ट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है।